करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि अभी से 2 दिन पूर्व 4 जून को जो लोकसभा का रिजल्ट आया है 4 जून को, तो उसमें आया यही है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 2 कार्यकाल तो इन्होंने 2024 से 19 और 19 से 24 2014 से 19 और 19 से 24 पूरा कर लिया, और इनको स्पष्ट खुद का बहुमत जो एनडीए की सबसे बड़ी अलायंस पार्टी बीजेपी है, तो पहली बार तो 272 से ज़्यादा ही मिला था और उसके बाद दूसरी बार 303 मिला था सीटें। और इस बार जो दिक्कत वाली बात यह है कि वो पार्टी बीजेपी जो सबसे बड़ी अलायंस है 240 पे सिमट गई। तो अब गठबंधन के तौर पर ही सरकार बन सकती है, क्योंकि बिना गठबंधन के संभव नहीं। तो देखिए एनडीए का जो सबसे बड़ा अलायंस अभी बन के आ रहा है तो आंध्र प्रदेश का टीडीपी है। तो टीडीपी को 16 सीटें मिली है और जेडीयू है, तो जेडीयू को 12 सीटें मिली है। तो इन दोनों को मिला कर के ही सबसे बड़े अलायंस है। उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो इन सबको मिला के ही संभव है। अगर ये दोनों अलायंस अभी राजी नहीं होते हैं सरकार बनाने में, तो सरकार इनकी नहीं बनेगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, बाधा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी हम लोग कि विशेष राज्य का दर्जा अगर नीतीश कुमार भी डिमांड कर रहे हैं, और जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू वो भी अपना अपना राज्य दर्जा रख रहे हैं, तो विशेष राज्य का दर्जा वो भी मांग कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और उप प्रधानमंत्री। देखिए इसमें किसकी सत्यता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चर्चा करने आए हैं विशेष राज्य का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा जो मिलता है वो किस आधार पे मिलता है उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे, एक झलक देख लेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि विशेष श्रेणी का दर्जा जो मिलता है वो क्या। तो SCS भौगोलिक तथा सामाजिक आर्थिक नुकसान का सामना करने वाले राज्यों के विकास के सहायता के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित एक वर्गीकरण है, और संविधान SCS के लिए प्रावधान नहीं करता। यह वर्गीकरण देखिए संविधान में कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं है कि किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। और देखिए ये है कि 5वां वित्त आयोग जो है 1969 ने इसकी सिफारिश की थी कि कुछ राज्य जो है अपने पैमाने से पिछड़ रहे हैं, तो पैमाने से पिछड़ रहे हैं तो उसको सिस्टम में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उसको स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो स्पेशल स्टेटस में होता क्या है आगे हम लोग देखेंगे। तो यह पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम तथा नागालैंड को यह सबसे दर्जा दिया गया था, और पूर्व में यह योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद योजना के तहत SCS प्रदान किया गया था। देखिए अभी जो करंट में मिल रहा है, तो अभी करंट में 11 राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिल रहा है। इसमें है असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। देखिए कुछ जो ये राज्य हैं, देखिए मणिपुर, मेघालय पूर्ववर्ती राज्य हैं, और सिक्किम तो ये आपका नेपाल से सटा हुआ हो गया, और देखिए असम ये तो पूर्ववर्ती हो गया, नागालैंड, और आपका उत्तराखंड ये हो गया आपका हिमालय से सटा हुआ, ये सीमांचल एरिया हो गया। तो इन सभी में पहाड़ी एरिया जो है वहाँ बहुत सारा रिसोर्सेस नहीं है, उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, तो उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो नवीनतम राज्य है, 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। तो तेलंगाना को यह दर्जा दिया गया क्योंकि इसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कर गठित किया गया, तो इसको यह दिया गया था। लेकिन देखिए मांग रही है कि आंध्र प्रदेश को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो आंध्र प्रदेश भी मांग कर रहा है कि हमको भी स्पेशल स्टेटस दिया जाए, और इस मांग में शामिल बहुत बड़ा बिहार है। तो बिहार इसलिए है क्योंकि झारखंड से 15 नवंबर 2000 को जो अलग हुआ बिहार झारखंड से, तो उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि सिर्फ कृषि भूमि ही बची, और जो भी निकल रहे थे कोयला, ये या लौह अयस्क, तो वो सब सारे झारखंड में चले गए। तो झारखंड तो रिच समृद्ध हो गया, लेकिन बिहार में कुछ बचा नहीं, तो इसलिए इसकी कमर टूट गई। तो इसी की मांग की जा रही है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका निर्धारण जो कैसे होता है, तो गॉडगिल सिफारिश पर आधारित है, और इसकी जो शर्तें हैं, स्पेशल स्टेटस के लिए शर्तें हैं, पहाड़ी इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या जनजाति संख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति होनी चाहिए, आर्थिक तथा मजबूत संरचना में पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य के वित्त की अव्यवहारिक प्रकृति होनी चाहिए। तो ये सभी शर्तें हैं। तो अगला स्लाइड हम लोग देख लेते हैं।
कि लाभ क्या क्या है। तो लाभ में देखिए, अतीत में SCS राज्यों को गॉडगिल मुखर्जी फार्मूले के द्वारा 30% केंद्रीय सहायता मिलती थी। 30% केंद्रीय सहायता हो गया, और उसके बाद 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों तथा योजना आयोग के विघटन के बाद SCS राज्यों को यह सहायता सभी राज्यों के लिए वितरण पूल फंड के बड़े हस्तांतरण में शामिल कर दी गई। देखिए, 15वें वित्त आयोग में 32% से 41% तक बढ़ा दिया गया जो वितरण पूल है। और विशेष श्रेणी के दर्जा प्राप्त केंद्र, देखिए जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें भी काफ़ी सारे छूट दिए जाते हैं। और केंद्र प्रायोजित योजना जो होती है, तो जो कि केंद्र पैसा लगाता है, उसमें 90% धनराशि का आवश्यक भुगतान करता है, जबकि अन्य राज्यों के मामले 60 से 75% है, जबकि शेष धनराशि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में खर्च नहीं किया गया धन आगामी सत्र के लिए संरक्षित कर लिया जाता है और समाप्त नहीं होता है। देखिए, दूसरे राज्य में क्या होता है कि एक वर्ष के लिए जो भी धन दिया जाता है, अगर एक वित्तीय वर्ष में वो खर्च नहीं कर पाते हैं तो उनको वापस करना पड़ता है। लेकिन स्पेशल स्टेटस वाले राज्य में ऐसा नहीं है, वो अगले साल में जोड़ सकते हैं। इन राज्यों के उत्पाद शुल्क में सीमा शुल्क, आयकर, कॉर्पोरेट में जो काफ़ी सारी रियायतें देती है, और केंद्र सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को, देखिए केंद्र का जो बजट अलॉटमेंट होता है उसका 30% जो है स्पेशल स्टेटस वाले राज्यों में दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या है। तो आगे है कि बिहार क्यों मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा। जैसे कि अभी राजनीतिक संकट हो गया, तो जो भी मजबूरी हो सरकार की, हो सकता है दे, हो सकता है नहीं भी दे, लेकिन क्यों मांग रहा है। तो आर्थिक असमानताएं क्या क्या है। तो बिहार को औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश। देखिए, औद्योगिक विकास की कमी इसलिए है कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तो सारे इंडस्ट्रियल, जैसे कि आपका धनबाद में है और टाटा में है, तो रांची में है, तो ये सारे चीज़ उधर चले गए। लेकिन यहाँ कुछ विशेष बचा नहीं, तो कुछ करने को है नहीं, तो यहाँ सिर्फ कृषि बच गया। देखिए, कुछ सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, अभी हैं नहीं थी कैमूर के तरफ, वहाँ डालमिया गोल्ड ऐसे करके कुछ कंपनियाँ थी जो कि सीमेंट बनाती, तो वहाँ पत्थर पायरेट्स पाए जाते हैं, तो उसके लिए थी। लेकिन पता नहीं क्या कुछ ना कुछ हुआ है जिसके कारण से वो सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई। और सीमेंट भी बिहार में जो कि कारखाना होना चाहिए, क्योंकि सीमेंट के लिए चूना पत्थर अवेलेबल है, लेकिन वो नहीं हो रही, वो दूसरे राजस्थान से आ रहे हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, जो बिहार को अगर 2 भाग में हम लोग बांट दें, तो बिहार को 2 भाग में बांटते हैं, तो इधर आपका दक्षिणी हो गया, ये उत्तरी हो गया। तो उत्तरी में ये जो नदियाँ बहुत सारी निकलती हैं, जैसे कि गंगा हो गया, तो गंगा सोन के साथ मिलके ये जो बहती है, और काफ़ी सारी नदियाँ, 2-3 नदियाँ इधर से आती हैं, तो ये पूरा इस क्षेत्र में बाढ़ का कारण होता है। देखिए, दोनों तरह की बातें हैं, बाढ़ का क्षेत्र बनती है और इधर सुखाड़ हो जाता है। तो ये एक तरह से प्राकृतिक रूप से ये दिक्कत वाली चीज़ है। राज्य उत्तरी क्षेत्र में बाढ़, यही देखिए लिखा है यहाँ, और दक्षिणी क्षेत्र में गंभीर सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। बार बार आने वाली आपदाएं कृषि गतिविधियों को बाधित करती है और आजीविका की आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। देखिए, इधर पूरा डूब ही गया, इधर पूरा सूख ही गया, तो कैसे होगी कृषि। देखिए, जब तक कि नदी को इंटरलिंक नहीं किया जाएगा, इस तरफ पानी थोड़ा थोड़ा नहीं दिया जाएगा, तब तक इस समानता को पाटा नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह की समस्या तो जेन्युइनली है। तो इसी को देखिए आगे भी सरकार रख रही है, लेकिन सरकार होती है कि राजनीतिक अगर मजबूरी है अभी, तो ये अलग बात है, लेकिन ऐसे तो सुनती नहीं है। तो बुनियादी ढांचे की कमी, अगला पॉइंट देख लेते हैं। बुनियादी ढांचा विशेषकर सिंचाई सुविधा, जल आपूर्ति के मामले में अपर्याप्त बना हुआ। देखिए, यही बोला ना मैंने कि इधर सूखा ही पड़ जाता है, जबकि देखिए अभी एक बड़ा अच्छा पहल हुआ है कि पटना के यहाँ, जिससे पटना है, तो पटना के पास एक फतुहा जगह है, तो फतुहा जगह से गंगा नदी से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ गया में पानी भेजा जा रहा है, वहाँ की फल्गु नदी में। तो फल्गु नदी में पानी भेजा जा रहा है, तो वहाँ जैसे वहाँ के लोगों की थोड़ा पानी की समस्या, उसको फिल्टर करके गांव में भी दिया जाएगा और नदी में भी छोड़ा जाएगा, जिससे कि काफ़ी सारी समस्याएं दूर होगी। तो एक प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट था, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो इस प्रोजेक्ट पर हो सकता है कि आगे भी इन क्षेत्रों में भी दिया जाए कुछ। तो
अभी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए सबसे बड़ा है कि आपके पास बजट एलोकेशन रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो बजट एलोकेशन जब तक है नहीं तब तक आप क्या कर सकते हैं। तो सिंचाई के लिए पर्याप्त साधनों का अभाव कृषि उत्पादकता को प्रभावित करता है और जो आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। देखिए यहाँ कुछ उद्योग धंधे तो है नहीं और जो लोग नौकरी पैसा करते हैं उसकी संख्या बहुत कम है और सबसे ज़्यादा जो 70% संख्या है वो कृषि कार्य करने वालों की है। तो इसलिए ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ। देखिए अगला जो पॉइंट है गरीबी और सामाजिक विकास। देखिए गरीबी तो है ही क्योंकि देखिए पिछले यहाँ की देखिए एजुकेशनल जो स्थिति है एजुकेशन की काफ़ी ख़राब है। और देखिए कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि आईएएस और पीसीएस का यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस भरे पड़े हैं बिहार से। लेकिन आईएएस आईपीएस भरे पड़े हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो हैं जो नौकरी पेशा या कुछ पैसे कमा के बिहार से निकल गए या अपने बच्चों को निकाल ले गए और दूसरे राज्यों में पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे बन पा रहे हैं। जो यहाँ के कुचक्र में फंसे हुए हैं उनका तो वही हाल है। बिहार में गरीबी की उच्च दर है और यहाँ बड़ी संख्या में परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहता है और लगभग 54,000 रुपये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ बिहार लगातार सबसे गरीब राज्यों में एक रहा। बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार है और एससीएस देने से सरकार को अगले 5 वर्षों में विभिन्न कल्याण उपायों के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और विकास के लिए वित्त पोषण एससीएस की मांग का उद्देश्य सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना जिससे बिहार को विकास परियोजना के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। तो इस तरह की मंशा है, देखिए कहाँ तक सफल होती है। और हमको तो लगता है कि हो सकता है कि अभी सरकार की राजनीतिक संकट है तो दे भी दे। तो क्या बिहार के इस अनुदान को मापदंड को पूरा करता है। देखिए इस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे कि जो गॉडगिल फार्मूला बना हुआ है, जो उसका नियम बना हुआ है, तो उसके अनुसार से क्या दिया जाना चाहिए। यद्यपि देखिए पहले हम लोग एक बार और गॉडगिल फार्मूले को देख लेते हैं। गॉडगिल फार्मूले में क्या क्या था। देखिए पहाड़ी इलाका होना चाहिए और कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति होना चाहिए। पड़ोसी देशों के मतलब आप सीमांचल में होना चाहिए, सीमावर्ती राज्य होना चाहिए। और आर्थिक तथा मजबूत संरचना में पिछड़ापन, आर्थिक तथा मजबूत, देखिए इसमें तो सही फिट बैठता है राज्य के वित्त और व्यवहारिक प्रकृति। देखिए ये भी फिट बैठता है। पड़ोसी देश, देखिए ये तो सीमावर्ती क्षेत्र तो है नहीं कि किसी देश से सीमा लगे। और कम जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व कम तो ये नहीं, ये तो फिट बैठता है, पहाड़ी इलाका भी नहीं। तो 3 पॉइंट इसमें से फिट नहीं बैठते हैं जबकि 2 पॉइंट फिट बैठते हैं। देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा तो चला गया झारखंड में। यहाँ तो जनजातीय जनसंख्या है नहीं, पहाड़ी इलाका है नहीं, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के पर सामरिक स्थिति, इस तरह की कोई बात है नहीं। तो देखिए लेकिन बात ये है कि जो ये बिहार है अपना, बिहार में ये जो दक्षिणी बिहार है, उत्तरी बिहार है, यहाँ तो पूरा बाढ़ से पाट जा रहा है और यहाँ पूरा सुखाड़ ही हो जा रहा है। तो इस तरह की प्राकृतिक जो भौगोलिक स्थिति है ये भी खराब है, एजुकेशनल स्थिति खराब है। तो इसको लेकर के यहाँ के लोगों और यहाँ की सरकार मांग करती रही है। आगे हम लोग देखते हैं कि मापदंड को पूरा करता है। देखिए यद्यपि एससीएस के अनुदान के मापदंडों को पूरा करता है लेकिन पहाड़ी के इलाकों में, मैंने दिखाया पॉइंट अभी आपको, पहाड़ी इलाकों और भौगोलिक रूप से विषम क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा नहीं करता, जिसे बुनियादी ढांचे के विकास में कठिनाई का प्राथमिक कारण माना जाता है। वर्ष 2013 में केंद्र में गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को अल्प विकसित श्रेणी में रखा और एससीएस के बजाय बहुआयामी सूचकांक पर आधारित नई पद्धति का सुझाव दिया जिस पर राज्य सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन दूर करने के लिए पुनः विचार किया जा सकता है। देखिए रघुराम राजन का जो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, तो उन्होंने एक अल्प विकसित श्रेणी बनाई थी और बिहार को उस श्रेणी के अंतर्गत लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन देखिए बात ये है कि 2013 में ये चीज़ हुआ, लेकिन 2014 के बाद सरकार बदल गई और सरकार बदल गई तो जो सरकार की मंशा होती है वो सरकार करना चाहती है और करती भी है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या अन्य राज्य भी स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। तो अन्य राज्य
हाँ देखिए 2014 में देखिए सबसे लेटेस्ट जो किसी राज्य का विघटन हुआ वो कब हुआ है, तो वो 2019 में हुआ है। 2019 में किस राज्य का विघटन हुआ, तो वो जम्मू कश्मीर का हुआ है और उसको तोड़ के 2 राज्यों में बना दिया गया। तो एक केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य। देखिए वर्ष 2014 में अपने विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश 2014 में जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद के तेलंगाना में जाने के कारण राजस्व हानि के आधार पर ACS अनुदान मांगा है। और इसके अतिरिक्त ओडिशा में भी चक्रवात जैसी आपदाओं की एक बड़ी जनजाति आबादी लगभग 22% के प्रति अपनी संवेदनशीलता को उजागर करते हुए ACS के लिए अनुरोध कर रहा है। देखिए 2 राज्य अभी हैं, 3 राज्य आप आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया और बिहार हो गया। इनको मिला के 3 राज्य लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको भी स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। फिर भी केंद्र सरकार की 14वीं फाइनेंशियल रिपोर्ट का हवाला देते हुए अनुरोधों को लगातार खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र को सिफारिश दी गई थी किसी राज्य को ACS नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस तरह का देखिए राजनीतिक संकट एक अलग चीज़ है और ऐसे नॉर्मल अगर दिया जाना हो तो वो अलग चीज़ है। तो इस तरह की अभी परिस्थिति बन रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और आगे क्या कहा जा सकता है। तो इसमें देखिए जो NDA अलायंस है, तो NDA अलायंस में के पार्टनर हैं TDP, बड़ी TDP, अभी TDP और JDU इसको 16 और इसमें जो NDA की टोटल 292 सीटें हैं और JDU की 12। तो इन दोनों को संतुष्ट करते हैं ये NDA या नहीं करते हैं, तो ये तो आगे देखने की बात है। लेकिन अभी जहाँ तक की बात है इस तरह की स्थिति बन रही। मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।